गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चार बिंदु पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य, अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य और न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य हमने कल पढ़ी थी। पांचवा जो हमारा बिंदु है वो है तापीय न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। तो तापीय न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र जो है वो तरंग दैर्ध्य वाले लगाना, जो अपन ने कल लिया था। तो यहाँ लैम्डा एन, न्यूट्रॉन के लिए लैम्डा एन बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 क्यू, 2e था तो 2q 2m q और v, और इसकी जगह हम ले लेंगे e, 2me। हमारा फॉर्मूला था लैम्डा बराबर h अपॉन p, ये था ना। p की जगह हम ऊर्जा के रूप में फॉर्मूला जो ले रहे थे वो अंडर रूट 2me, ठीक है। तो यहाँ पर e जो है, तापीय न्यूट्रॉन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अपन विभव नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे विभव? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है एक उदासीन कण होता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। और टेम्परेचर के लिए हमने 11वीं क्लास में ऊर्जा का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था केटी। केटी के रूप में हमें निकालना है। तो ई बराबर, चूंकि ई बराबर होता है केटी, यहाँ पर के बोल्ट्जमैन नियतांक, तो न्यूट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m k t, ठीक है। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और k का जो मान है वो भी आपको मैंने बता रखा था 11वीं क्लास में। यहाँ अपन दोबारा देखेंगे। h का जो मान है वो 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, ठीक है। कल अपन ने मात्रक लिया था जूल इंटू सेकेंड। और m जो है, mn जो है वो mp के, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। के का जो मान है बोल्ट्जमैन नियतांक वो 1.38 गुणा 10 की घात माइनस 23, ठीक है। और जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। और ताप T जो है वो परिवर्तित है, अलग अलग ताप पर न्यूट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सबके अपन मान रखेंगे। लैम्डा n बराबर 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 अपॉन में अंडर रूट 2 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा 1.38 गुणा 10 की घात माइनस 23 और कैपिटल T, ठीक है। इन सब की जब वैल्यू अपन रखेंगे और इनकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 30.835 अपॉन अंडर रूट टी, ये आ जाएगा आपके लैम्डा एन का मान न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। और छठा जो हमारा बिंदु है वो होगा गैस के अणु से संबद्ध तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर ये मात्रक भी लिख देंगे अपन एंगस्ट्रॉम। तो ये तापीय के लिए है, तापीय न्यूट्रॉन के लिए है। छठा बिंदु मैं यहीं पर लिखूंगी, इधर ही, क्योंकि वहां अगला जो हमारा पॉइंट है उसका डायग्राम बना रखा है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। छठे नंबर वाला जो बिंदु है वो है गैस के अणु से संबद्ध तरंग दैर्ध्य। गैस के अणु से
क्रमबद्ध तरंगदैर्ध्य। इसके लिए भी हमारे पास में वही फॉर्मूला है। अब गैस का जो अणु है उसके लिए भी अपन विभव नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेमडा बराबर h/√2m/e, वही फॉर्मूला है हमारे पास में तरंगदैर्ध्य का। और गैस के अणु के लिए जो ऊर्जा होती है वो भी अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ी थी केटी के रूप में, आपको याद होगा। वहां अपन ने दाब का व्यंजक भी पढ़ा था उसी लेसन में। और एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु और बहुपरमाणु अणु के लिए हमने ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था। और वो हमारे पास में ऊर्जा का जो सूत्र है वो होता है 3/2 केटी। 3/2 केटी के यहाँ पर वही वोल्ट्स में नियतांक है। टी क्या है? परमताप। ये ई की जगह हम ये फॉर्मूला रख देंगे तो यह जाएगा लैम्डा बराबर h/√2m गुणा 3/2 केटी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा लास्ट जो फॉर्मूला बचेगा वो h/3m/kT और ये लैम्डा। इसमें भी हम m का मान, द्रव्यमान, जो भी गैस है, एक परमाणु है अगर गैस है तो अपन उसके अनुसार उसका द्रव्यमान आ जाएगा, अगर द्विपरमाणु है तो उसके अनुसार उसका द्रव्यमान आ जाएगा। और के वोल्ट्स में नियतांक है, उसका मान आपको पता ही है, इसके पहले वाले बिंदु में अपन ने पढ़ा था। तो इस प्रकार से सभी मान रखकर हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए विभिन्न कणों में हमने देखा कि डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने सैद्धांतिक रूप से जो सभी कणों के तरंगदैर्ध्य के जो फॉर्मूले दिए थे वो इस प्रकार से थे, जिसका प्रायोगिक सत्यापन किया था डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो ये सैद्धांतिक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आज पढ़ेंगे डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग। अगला हमारा हेडिंग है डेविसन एवं जर्मर प्रयोग। अब ये प्रयोग क्या है, किस प्रकार से उन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था की, कौन कौन से इसमें युक्तियां ली, किस लिए ली, किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन पुंज तैयार किया और उसकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात की, क्या क्या परिवर्तन किए, किस प्रकार से व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आपको दर्शाई हुई है। अब इसमें क्या क्या शो कर रखे हैं। पहला जो इसमें बिंदु है, इस पूरे प्रयोग को 3 भागों में बांटा। मैं पूरा पहले समझा देती हूँ डायग्राम जो है वो किस प्रकार से हमने बनाया है। ये पूरा जो प्रायोगिक विवरण जो है उसमें मुख्यतः 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन गन। अभी इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन वह पार्ट है इस प्रयोग का जिसमें इलेक्ट्रॉन के पुंज को तैयार किया जाता है और उनको त्वरित करवाया जाता है। अब उसके लिए क्या व्यवस्था लगाई गई, देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। ये पूरा जो भाग है ये पूरा इतना भाग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गन। इसमें कौन कौन सी चीजें लगा रखी है? यहाँ पर एक परिवर्ती विभव लगा रखा है। परिवर्ती विभव मतलब हम उसके विभव को बदल सकते हैं। एक परिवर्ती विभव लगा रखा है, विभव का मान हम बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर एक फिलामेंट लगा रखा है, टंगस्टन धातु का हमने फिलामेंट लगा रखा है F, ये F है, तंतु लगा रखा है, ठीक है। और उस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया हुआ है। किसका लेप किया हुआ है?
बेरियम ऑक्साइड का इस तंतु पर, और इसको किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया। और जब इस टंगस्टन धातु को कम विभव पर ही जब गर्म किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो टंगस्टन का जो तंतु है वो गर्म होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें से। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो जब किसी भी पार्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो निकलते वो हर संभव दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, अर्थात वो इस तंतु के चारों ओर फैलेंगे, ठीक है। और जब ये चारों ओर फैलेंगे तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हमें एक रेखीय पुंज प्राप्त हो, हमें रेखीय पुंज चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये डायफ्राम लगा रखा है, ये लगा रखा है हमने डायफ्राम S1 और S2। यहाँ पर देखिए आपको पता है दो प्लेट के जैसी लग रही है और यहाँ पर छिद्र है, इस प्लेट में इस बिंदु पर यहाँ पर छिद्र है, ठीक है। और इसे बैटरी के धन सिरे से जुड़ा गया, तो ये धन भाग है, इसका धन विभव पर है। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होने के बाद में, चूंकि हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और ऋणावेशित होने के कारण वो धनावेशित भाग की ओर, डायफ्राम पर जो हमने विभव लगा रखा है वो धन विभव लगा रखा है, तो इलेक्ट्रॉन धन विभव की ओर आकर्षित होंगे। आकर्षित होने का मतलब क्या हुआ कि वे इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, उनका वेग बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कहीं भी बल लगता है, आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वह कण त्वरित हो जाता है, और त्वरित होने का मतलब है कि उसके वेग जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस तंतु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो वो चारों तरफ फैले हुए रहेंगे, और यहाँ पर डायफ्राम पर पॉजिटिव विभव लगा रखा है, तो वे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस डायफ्राम की ओर आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो यहाँ पर एक छिद्र है, तो आकर्षित होकर छिद्र में, एक छोटे से छिद्र में से जब वो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो संरेखीय हो जाएंगे, एक रेखीय पुंज हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से ये रेखीय पुंज, इसमें से निकलकर ये इलेक्ट्रॉनों का रेखीय पुंज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये एक एक करके तीव्र गति से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। इस क्षेत्र में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन बारी बारी से निकल रहे हैं और तीव्र गति से त्वरित होकर निकल रहे हैं, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन गन रखा गया। इस व्यवस्था में आपको पता लग गया, ये तो परिवर्ती विभव है जिसके विभव को हम बदल सकते हैं। क्यों बदलेंगे वो यहाँ पर आगे जब अपन पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो यहाँ परिवर्ती विभव लगा रखा है, इसका ऋण सिरा हमने फिलामेंट से जोड़ रखा है, धन सिरा हमने इसके डायफ्राम से जोड़ रखा है। फिलामेंट टंगस्टन तंतु है, टंगस्टन धातु का है, और उसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया हुआ रहता है। जब इसको कम विभव पर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और डायफ्राम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को संरेखीय करने के साथ साथ त्वरित भी करता है, ये डायफ्राम का कार्य है। तो इस प्रकार से यहाँ से त्वरित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये भाग हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन गन का। तो इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सबके। मैं पूरा डायग्राम एक बार बता देती हूँ जिससे इसको दोबारा नहीं बनाना पड़े। यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ टकराते हैं, निकल क्रिस्टल पर। किस पर टकराते हैं, मैं बड़ा लिख देती हूँ, निकल क्रिस्टल। ये जो भाग, ये जो बना हुआ है, ये निकल क्रिस्टल बना हुआ है। ये सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर टकराते हैं, निकल क्रिस्टल पर टकराते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि हमने यहाँ पर निकल क्रिस्टल ही क्यों लिया, जो लक्ष्य लिया, इलेक्ट्रॉन जिस भी बिंदु से टकराते हैं या जिस भी भाग से टकराते हैं उसको हमने निकल क्रिस्टल का ही क्यों लिया, किसी अन्य धातु का हमने क्यों नहीं लिया। तो उसका भी एक रीजन ये है कि निकल क्रिस्टल में जो परमाणु हैं, निकल के जो परमाणु हैं, उनकी जो डिस्टेंस है, उनकी जो बीच की दूरी है, उनकी दूरी इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है।
इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य जिस कोटि की है, मतलब जिस रेंज की है, कोटि का मतलब परास, जिस रेंज की उसकी तरंगदैर्ध्य होती है, वही तरंगदैर्ध्य या वही जो दूरी है उतनी ही दूरी किसकी रहती है, निकल क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरी रहती है। और वो लगभग कितनी रहती है, 2.15 एंगस्ट्रॉम। निकल के दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी रहती है, 2.15 एंगस्ट्रॉम। और इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्ध्य की रेंज है, जो परास है, वो भी लगभग इसी रेंज की है। इसलिए हमने यहाँ पर निकल क्रिस्टल लिया जिससे इलेक्ट्रॉन इससे टकरा सके। ठीक है, तो इसको एक विवर्तन ग्रेटिंग भी माना जाता है। निकल क्रिस्टल को क्या लिया जाता है, विवर्तन ग्रेटिंग। जिसे टकराकर और ये इलेक्ट्रॉन अपना एंगल बदलते हैं, वापस परावर्तित होते हैं। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो आपतित इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इससे टकराकर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये परावर्तित इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा है, ये है आपतित इलेक्ट्रॉन, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज। ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है। ये डायफ्राम, मैंने यहाँ नाम लिखा है डायफ्राम का। ये पूरा इलेक्ट्रॉन गन है जिसका नाम यहाँ लिख रखा है। ये फिलामेंट F है। ये S1 S2 जो कि डायफ्राम नाम दिया हुआ है। ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज जो इस छिद्र से निकल रहे हैं, ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है। ये T, इस निकल क्रिस्टल को T व्यक्त किया हुआ है। निकल क्रिस्टल को क्या व्यक्त किया हुआ है, T। और इसको अपन विवर्तन ग्रेटिंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ विवर्तन की घटना होती है। अब विवर्तन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, विवर्तन अपन पढ़ेंगे अभी तक, ठीक है ना। व्यतिकरण और विवर्तन की घटना और ध्रुवण, ये तीनों चीजें बाकी है पढ़नी, जो इस लेसन के पहले वाले चैप्टर में, 12वें लेसन में है, ठीक है ना, वो अपन पढ़ेंगे। तो विवर्तन के लिए शर्त होती है जो मैंने अभी आपको बताई ना, लैम्डा वाली बात, वो विवर्तन की ही शर्त है। विवर्तन के लिए जरूरी है कि जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य की जो परास है वो तरंगदैर्ध्य के परास की होनी चाहिए। जो भी प्रकाश किरण आती है, उस प्रकाश किरण की जितनी भी तरंगदैर्ध्य है वह टकराने वाले लक्ष्य की तरंगदैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए, अणुओं के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। ये विवर्तन की शर्त है। तो उस शर्त को पूरा करने के लिए यहाँ पर निकल क्रिस्टल लिया गया, ठीक है। इसके भाग को, निकल क्रिस्टल में अणुओं को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये पेच लगा रखा है, इसको घुमाकर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है लक्ष्य, जो कि क्या है, निकल क्रिस्टल। और पहला हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन गन। मैंने आपको बताया कि पूरे उपकरण को कितने भागों में विभक्त किया हुआ है, 3 भागों में, जिसका पहला बिंदु क्या था, इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा क्या है, लक्ष्य या निकल क्रिस्टल, ये वाला। तो ये बात भी क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तीसरा जो पॉइंट है वो है आयनन कक्ष। अब आयनन कक्ष में क्या होता है, ये एक कोश बना हुआ है, ठीक है, एक कोश बना हुआ है। उस कोश में गैस बनी रहती है। कौन सी गैस बनी रहती है, SO2 और CO2। SO2 और CO2 गैस इसके अंदर भरी हुई रहेगी। और ये जो आयनन कक्ष है, ये इस वृत्ताकार पैमाने पर घूम सकता है। इसको हम पकड़ के यहाँ तक ला सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं पूरे को, ठीक है ना। इसको घुमाने का मतलब क्या हुआ कि हम ये एंगल जो है वो बदल सकते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आयनन जो कक्ष है, इस पूरे वृत्ताकार पैमाने पर, यहाँ पर पैमाना लगा हुआ रहता है, ये पैमाना स्केल बना लेना यहाँ पे पूरे पे, और जिसे
हमें क्या पता लग जाएगा कि ये आयनन कक्ष जो है वो कितना एंगल बना रहा है, कोण हम पता कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई सबके। तो आयनन कक्ष में कौन सी गैस बनी रहेगी, CO2 और SO2, और ये आयनन कक्ष जो है वो इस वृत्ताकार पैमाने पर घूम सकता है। दूसरी बात ये कि यहाँ से आपतित इलेक्ट्रॉन जो पुंज है वो निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद परावर्तित होकर कहाँ गिरेंगे, किसके अंदर जाएंगे, आयनन कक्ष के अंदर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपतित होकर परावर्तित होंगे चारों तरफ, ठीक है ना। परावर्तित होंगे तो उसमें से एक भाग हमने यहाँ ले रखा है और ये आयनन कक्ष के अंदर प्रवेश करेंगे। और जब परावर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आयनन कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं जिसके अंदर SO2 और CO2 बनी हुई है, तो ये आपतित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गैस के अणुओं को आयनित कर देते हैं। इसके अंदर आयनन कक्ष के अंदर जो गैस भरी है वो क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितनी आयनित हुई, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितनी जो आयन जो बने हैं उनकी तीव्रता कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीव्रता किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ये संबंध अपन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्यादा है तो तीव्रता ज्यादा होगी। इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 आयन उत्पन्न करेंगे, अगर 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 50 आयन उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कितनी गैस आयनित हुई, आयन्स कितने उत्पन्न हुए, उसका मेजरमेंट, उसका मापन कौन करेगा, ये इलेक्ट्रोमीटर, जिसको हमने आयनन कक्ष के साथ जोड़ रखा है। इस इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम आयनन कक्ष में कितने आयन्स उत्पन्न हुए अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन आए उसके अंदर, परावर्तित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, उनकी संख्या अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 भाग मैंने आपको बताए, एक तो इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा निकल क्रिस्टल और तीसरा आयनन कक्ष। ये बात क्लियर हो गई, निकल क्रिस्टल का क्लियर हो गया। और आयनन कक्ष इस वृत्ताकार पैमाने पर घूम सकता है, इसमें गैस बनी रहती है, वो इलेक्ट्रॉन आने पर आयनित हो जाती है, कितनी आयनित हुई उसका अपन मेजरमेंट इसके द्वारा कर लेते हैं। अब हमने पूरा कर लिया, मेजरमेंट भी कर लिया, हमने कोण भी ज्ञात कर लिया, आयन की मात्रा भी मतलब तीव्रता भी हमने पता कर ली, ठीक है। यहाँ पर विभव भी हमने लगा रखा है। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, किस किस के मध्य खींचेंगे, हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे कि कितने कोण पर कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपतित हुए अर्थात तीव्रता, और हम कोण के मध्य यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं और अलग अलग विभव पर। सबसे पहले हम मान लो यहाँ पर हमने 44 वोल्ट लिया, हमने यहाँ का विभव फिक्स कर दिया कितना, 44 वोल्ट, और 44 वोल्ट पर हमने इलेक्ट्रॉन को पुंज को त्वरित करवाया, त्वरित करवा के और वो निकल क्रिस्टल पर टकराएंगे, टकराने के बाद में वो परावर्तित होंगे, परावर्तित होकर किस में आएंगे, आयनन कक्ष में आएंगे, इसकी गैस को आयनित कर देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे पूरा। घुमाने पे एक तो हमें एंगल पता लगता रहेगा कि कितने कितने कोण पर घूम रहा है, दूसरा कितने कोण पर कितने आयनन हुआ, कितने डिग्री पर कितनी गैस आयनित हुई, उसका मेजरमेंट हमें इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा करना है। तो हमें 2 पैमाने पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो ये वृत्ताकार पैमाना जो कोण को व्यक्त करेगा, और एक इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा हमें तीव्रता पता चल जाएगी। तो हम ग्राफ किसके मध्य खींचेंगे, इसके और कोण के मध्य, कितने वोल्ट पर, 44 वोल्ट पर। इस 44 वोल्ट पर बहुत सारे मान आ जाएंगे, अलग अलग एंगल आ जाएंगे और अलग अलग तीव्रता की मात्रा आ जाएगी। फिर हमें इसको चेंज करना है 54 वोल्ट, हमने विभव को कितना कर दिया, अब 54 वोल्ट कर दिया, और 54 वोल्ट करने के बाद वही प्रक्रिया अपन वापस रिपीट करेंगे।
कौन सी प्रक्रिया? इलेक्ट्रॉन पुंज टकराएगा और टकरा के वापस परावर्तित होगा, परावर्तित होकर आयनन कक्ष में जाएगा, आयनन कक्ष में जाएगा तो हम इसको वापस घुमाएंगे। अब विभव कितना है? 54 वोल्ट। और 54 वोल्ट पर हम पुनः अलग अलग एंगल पर कितनी गैस आयनित हुई वो मात्रा ज्ञात कर लेंगे और एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, फिर हम इसका वोल्ट कितना कर देंगे? 64 वोल्ट। विभव कितना कर दिया? 64 वोल्ट। और वापस वही प्रक्रिया को वापस दोहराएंगे। तो इस प्रकार से दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? अलग अलग वोल्ट पर इसको आयनन कोश को घुमाकर और अलग अलग एंगल पर आयनित गैस ज्ञात की कि कितने आयन उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, और ग्राफ खींचा अलग अलग वोल्ट पर, 3, 4, 5, 7 ग्राफ खींचे उन्होंने। और ग्राफ खींचकर एक निश्चित वोल्ट पर उन्होंने और उसका मान ज्ञात किया कि सबसे ज्यादा आयनित ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो हैं वो किस वोल्ट पर कितने डिग्री पर सबसे ज्यादा आयनित होते हैं, वो मात्रा ज्ञात की। ठीक है ना, और उस मात्रा के अनुसार फिर उन्होंने तरंगदैर्ध्य ज्ञात किया। तो ये पूरा डायग्राम आपके समझ में आ गया। डायग्राम आप बना लेना। कल मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगी आपको कि इसके 3 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन गन, निकल क्रिस्टल और आयनन कक्ष। तो इसकी तीनों की थ्योरी और लैम्डा हम ज्ञात करेंगे प्रयोग के द्वारा। बात समझ में आ गई सबके? तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।